हेलो एवरीवन। आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 24 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 8, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है संसाधन। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसका दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्र प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कर सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और अवलोकन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपर, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न में फॉर्मेट कैसे होता है। इसमें 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे तो छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं हमें दैनिक जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं भोजन, वायु, जल आदि। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं भोजन, वायु, जल आदि आवश्यक वस्तुओं को हम क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं
संसाधन। ठीक है, उसका छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि यह क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे समझाएं बच्चों को। इसके बाद देखिए तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत संसाधन पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे, यानी कि इसमें क्लासरूम में शिक्षक क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपठ कार्य। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे संसाधन का अर्थ और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स का पर्याय है जिसका अर्थ है साधन संपत्ति युक्ति। अंग्रेजी का रिसोर्स शब्द 2 शब्दों के योग से बना है अर्थात री जोड़ सोर्स। री का अर्थ होता है पुनः तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन या स्रोत अथवा वह पदार्थ या वस्तु जो कि मनुष्य को पुनः बार बार सहायता प्रदान करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। जैसे कि धरती पर कोयला लाखों वर्षों से था, परंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज किया। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे संसाधन का अर्थ, उसका लिखेंगे संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स का पर्याय है जिसका अर्थ है साधन संपत्ति युक्ति। अंग्रेजी का रिसोर्स शब्द 2 शब्दों के योग से बना है अर्थात री जोड़ सोर्स। री का अर्थ होता है पुनः तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन या स्रोत। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो क्या कहे जाते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं संसाधन। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए इसमें 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्र कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं तो कक्षा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे संसाधन के प्रकार और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। अब एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला है प्राकृतिक संसाधन और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अंतर्गत नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। उसका दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इमारतें,
सड़क, पुल, बांध, मशीनें, कारखाने, ट्रेन, हवाई जहाज आदि आते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है मानव संसाधन। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव का संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और संसाधन के प्रकार को डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। संसाधन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। और सैंपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे समझ में आ जाए। तो लिखेंगे पहला प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें लिखेंगे वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। दूसरा लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन। इसमें लिखेंगे जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। उसका तीसरा है मानव संसाधन। इसमें लिखेंगे मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं नदी, मृदा, खनिज आदि किस प्रकार के संसाधन है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे संसाधन संरक्षण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। संसाधन संरक्षण का अभिप्राय संसाधनों के नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, पुनर्भरण, क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। इस तरह के विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र तो क्या क्या है देखिए, पहला सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। दूसरा पॉइंट क्या है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। और चौथा पॉइंट है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और सैंपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो लिखेंगे संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों के प्रयोग का पूर्णतः रोकना नहीं है बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं संसाधन संरक्षण कहते हैं। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं संसाधन के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। उसका तीसरा प्रश्न करते हैं संसाधन संरक्षण से क्या तात्पर्य है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं तथा ये
कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।